फिल्म की शुरुआत होती है एक जोरदार धमाके के साथ। हम देखते हैं कि एक सड़क पर नक्सली हमला हुआ है, जिसके कारण चारों तरफ तबाही मच जाती है। बहुत से लोग घायल हैं और यहीं से फिल्म हमें बता देती है कि कहानी कितनी डार्क होने वाली है। तभी अचानक सीन कट होता है और कहानी हमें कोलकाता के एक पुराने पुलिस स्टेशन में ले जाती है, जहां नमिता अपने भाई ईशान की लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने आई होती है। उसके साथ उसका पति अमन भी है, जो हल्का सा डरा हुआ है क्योंकि नमिता और अमन दोनों एक दलित परिवार से बिलोंग करते हैं, इसलिए पुलिस भी उनको इग्नोर कर रही होती है। नमिता पुलिस को रोते हुए बताती है कि ईशान पिछले कुछ दिनों से लापता है, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है, और यह भी बताती है कि ईशान कोई गुंडा या मवाली नहीं है। ईशान एक सीधा साधा थिएटर आर्टिस्ट है जो अपने नाटकों के कारण इधर उधर भागता रहता है। लेकिन पुलिस नमिता से उल्टे सीधे सवाल पूछती है और उसको बताती है कि उसका भाई नक्सलियों के साथ मिला हुआ है। पुलिस स्टेशन में नमिता अपनी बेइज्जती और लाचारी देखकर पूरी तरह टूट जाती है और पुलिस स्टेशन के बाहर रोने लग जाती हैं। तभी विधि साहनी की एंट्री होती है, जो हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर है और एक ऑनेस्ट क्राइम रिपोर्टर भी है। विधि की नज़र रोती हुई नमिता पर जाती है। उसको तुरंत पता चल जाता है इन आंसुओं के पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी हुई है। अगले ही पल सीन शिफ्ट होता है विधि के न्यूज स्टूडियो में। वहाँ बहुत से लोग हैं और विधि अपनी टीम और चीफ एडिटर के साथ मीटिंग टेबल पर बैठी होती है और वो ईशान के मिसिंग केस पर डिस्कस कर रहे होते हैं। यही कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। विधि को पता चलता है कि पुलिस की थ्योरी के हिसाब से ईशान सिस्टम से विरोध करके नक्सली बन चुका है और खुद अपनी मर्जी से अंडरग्राउंड हो गया है। और यही से विधि को ईशान के इस केस में इंटरेस्ट आ जाता है और वो सोचती है कि एक थिएटर आर्टिस्ट का अचानक नक्सली बन जाना और गायब हो जाना कोई इत्तेफाक नहीं है। यहीं से विधि ठान लेती है कि वो ईशान की पूरी स्टोरी कवर करेगी और इस केस के तह तक जाएगी। इसके बाद हम विधि को उसके घर पर देखते हैं। विधि अपने माता पिता से दूर यहाँ कोलकाता में अपने नानू के साथ रहती है। उसके नानू एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, जो बहुत ही सुलझे हुए और गहरी सोच वाले इंसान हैं। बालकनी में बैठकर चाय पीते हुए नानू विधि को समाज और सिस्टम को लेकर काफी अच्छी और गहरी बातें बताते हैं, जो विधि को इस मिसिंग केस में आगे जाने की हिम्मत देती हैं। अब यहाँ से फिल्म हमें एक फ्लैशबैक में ले जाती है, ताकि हम जान सकें कि गायब होने से पहले ईशान की जिंदगी में क्या चल रहा था। फ्लैशबैक में हम ईशान और एक खूबसूरत लड़की अंकिता को देखते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उनका प्यार इतना गहरा और सीरियस था कि वो जल्द से जल्द एक होने का फैसला कर चुके थे। वो दोनों बैठकर प्लान बनाते हैं कि उन्हें बिना किसी को बताए सीधे कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। तभी कहानी में एंट्री होती है बहुत ही ताकतवर और चालाक पॉलिटिशियन मिनिस्टर बर्मन की। हम देखते हैं कि अंकिता को बर्मन का एक फोन कॉल आता है। बर्मन फोन पर अंकिता को एक बहुत ही बड़ी और हाई प्रोफाइल जॉब का ऑफर देता है। अंकिता के काम की खूब तारीफ करता है और उसे एक झाल में फंसा देता है। अंकिता, जो कि एक मिडिल क्लास लड़की थी और बड़े सपने देखती थी, इस ऑफर को सुनकर हैरान और खुश हो जाती है। अगले सीन में अंकिता अपने घर पर है। तभी मिनिस्टर बर्मन का दोबारा कॉल आता है। बर्मन अपनी भारी आवाज में अंकिता से कहता है कि तुम्हारी जॉब पक्की हो गई है और तुम कल से ही ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। अब जैसे ही अंकिता की जिंदगी में इस बड़ी नौकरी और पैसों की एंट्री होती है, अंकिता ईशान से दूर होने लग जाती है। अंकिता अपने काम और बर्मन के साथ उठने बैठने में इतनी बिजी हो जाती है कि वो ईशान को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती। हम स्क्रीन पर देखते हैं कि ईशान बार बार अंकिता को कॉल कर रहा है, लेकिन अंकिता उसके कॉल्स को इग्नोर कर रही है। वो ईशान से दूर होने लगी थी। एक दिन जब अंकिता अपने नए शानदार ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी, तभी उसके पास बर्मन का कॉल आता है। बर्मन बहुत ही मीठी आवाज में उससे कहता है कि वो अंकिता को एक सरप्राइज देना चाहता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो सरप्राइज कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़ा, आलीशान और एक्सपेंसिव घर है। बर्मन ने अंकिता को वो घर दे दिया था, लेकिन इन सब चीजों की वजह से अंकिता और ईशान के रिश्ते में एक बहुत ही गहरी दरार पड़ चुकी है। कुछ दिन बाद ईशान और अंकिता एक रेस्टोरेंट आमने सामने मिलते हैं। दोनों के बीच थोड़ा झगड़ा होता है, लेकिन फिर अंकिता बहुत ही प्राउड के साथ ईशान को बताती है कि उसे कितनी अच्छी जॉब मिली है, उसे वहाँ कितना सारा पैसा मिलने वाला है, और वो ये भी बताती है कि इन सब में बर्मन सर ने उसकी कितनी ज्यादा हेल्प की है। अंकिता एक कागज पर अपने उस नए आलीशान घर का एड्रेस लिखकर ईशान को देती है और कहती है कि वो कभी भी वहां आ जा सकता है। ईशान अंदर ही अंदर बहुत कुछ समझ रहा था। वो रेस्टोरेंट से निकलकर अंकिता के उस नए घर की तरफ जा रहा होता है। तभी रास्ते में एक सुनसान सड़क पर दो अनजान आदमी उसे रोक लेते हैं। ये दो लोग कोई आम गुंडे नहीं, बल्कि मिनिस्टर बर्मन के ही आदमी हैं। वो दोनों ईशान के दिमाग में अंकिता के खिलाफ जहर घोलने लगते हैं और वो बहुत ही शातिराना अंदाज में ईशान से कहते हैं कि भाई, जब एक बार किसी लड़की के हाथ में कामयाबी और पैसा लग जाता है तो वो अपने पुराने प्यार को भूल ही जाती है और आखिर में उसे कोई और अमीर आदमी मिल ही जाता है। इन दोनों गुंडों का सीधा इशारा मिनिस्टर बर्मन की तरफ ही था। ये सुनकर ईशान का खून खौलने लगता है। ईशान गुस्से में आग बबूला होकर अंकिता के उस नए घर पर जाता है। जब ईशान उस महल जैसे घर को अंदर से देखता है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है।
ईशान अंकिता से बहुत ही रूखे ढंग से बात करने लगता है और वो सीधा अंकिता की आंखों में देखकर कहता है कि मुझे अच्छे से मालूम है कि तुझे ये इतना महंगा घर कैसे और किस कीमत पर मिला है। ईशान का सीधा निशाना बर्मन की तरफ था और वो अंकिता के कैरेक्टर पर भी सवाल उठा रहा था। अंकिता भी उसकी इस बात का मतलब पूरी तरह से समझ जाती है। दोनों के बीच एक बड़ा झगड़ा होता है। गुस्से में ईशान दरवाजा जोर से बंद करके वहां से हमेशा के लिए चला जाता है। और इस सीन का सबसे डरावना हिस्सा ये था कि जब ईशान अंकिता के घर से बाहर निकल रहा होता है तो घर के बाहर अंधेरे में बर्मन के वही दोनों गुंडे खड़े हुए उसे घूर रहे थे। यहीं पर सीन कट होता है और इसके बाद से ही ईशान हमेशा के लिए गायब हो जाता है। फिल्म वापस प्रेजेंट टाइम में लौटती है। विधि अपने स्टूडियो पहुंचती है जहां उसका न्यूज एडिटर उस पर दबाव डालता है और कहता है कि अब पानी सिर के ऊपर जा रहा है और उसे जल्द से जल्द ईशान के ऊपर अपनी स्टोरी को तैयार करनी ही होगी। विधि अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले ईशान के घर पहुंचती है। उस छोटे से घर में ईशान की बहन नमिता और उसकी बूढ़ी माँ होती है। यहाँ विधि को एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चलती है। नमिता रोते हुए बताती है कि पुलिस वाले इस घर में आकर उनकी माँ और उसे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं क्योंकि पुलिस ने तो पहले ही मान लिया है कि ईशान एक नक्सली बन चुका है। लेकिन नमिता का असली दर्द कुछ और ही था। नमिता विधि को बताती है कि पुलिस वाले इस घर में पूछताछ करें तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पुलिस वाले उसके ससुराल जाकर भी पूछताछ करते हैं। जब पुलिस उसके ससुराल वालों के सामने उसे बेइज्जत करती है तो उसे अपनी सास और ससुराल वालों से बहुत ताने सुनने पड़ते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि नमिता का पति अमन अपनी पत्नी का बिल्कुल साथ नहीं देता। वो नमिता को सिर्फ कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उस पर चिल्लाता है। विधि को समझ आ जाता है कि ये परिवार अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। इसके बाद हम विधि को न्यूज स्टूडियो में देखते हैं। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है। ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड जीत का होता है। जीत जो विधि को सरप्राइज देने के लिए अचानक कोलकाता आ चुका था। दोनों फोन पर बात करते हैं और रात में साथ बैठकर डिनर करने का प्लान भी बनाते हैं। डिनर से पहले विधि अपनी तहकीकात के लिए उस जगह पहुंचती है जहां ईशान अपनी टीम के साथ नुक्कड़ नाटक किया करता था। वो वहां ईशान के कुछ साथी कलाकारों से भी मिलती है, लेकिन वहां का माहौल बहुत ही डरा हुआ था। ईशान के दोस्त विधि को बताते हैं कि पुलिस वाले उन्हें भी बार बार थाने बुलाकर बहुत परेशान कर रहे हैं और इस टॉर्चर और डर की वजह से कई सारे कलाकारों ने तो डर के मारे नाटक का काम ही छोड़ दिया है। यहीं पर विधि ईशान के एक दोस्त से अंकिता के बारे में पूछताछ करती है। वो दोस्त विधि को अंकिता का नया एड्रेस देता है और कहता है कि अंकिता ही तुम्हें ईशान के बारे में सब कुछ बता सकती है। अगले सीन में हम विधि के घर का नजारा देखते हैं जहां विधि के नानू अपने कमरे में हैं और वो अपनी खिड़की से बाहर सड़क की तरफ देख रहे होते हैं। तभी उनकी नजर सड़क पर खड़े दो लड़कों पर पड़ती है। ये दोनों वही गुंडे हैं जो ईशान को भड़का रहे थे और इस वक्त वो दोनों गुंडे विधि के घर की और विधि की तस्वीरें खींच रहे होते हैं। नानू की पारखी नजरें उन दोनों को पहचान लेती हैं। जब विधि घर आती है तो नानू उससे बहुत ही सीरियस होकर पूछते हैं कि विधि सच सच बताना, क्या कोई तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा है, या कोई तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा है, या कोई तुम्हें धमकियां तो नहीं दे रहा है। विधि अपने नानू को टेंशन नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो साफ मना कर देती है कि नहीं ना नानू, मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा है और ना ही कोई धमकी दे रहा है। हालांकि विधि अपने दिल में अच्छे से समझ चुकी थी कि उसके पीछे अब पावरफुल लोग लग चुके हैं। अगले ही दिन विधि नमिता के पति अमन से मिलने के लिए लोकल मार्केट की ओर जाती है जहां अमन की एक दुकान है। मार्केट में काफी भीड़ होती है। अमन की दुकान ढूंढते हुए विधि एक दूसरे दुकानदार से रास्ता पूछती है। रास्ता पूछने के बाद वो जल्दी जल्दी में अपना मोबाइल फोन उसी दुकान के काउंटर पर भूल जाती है और आगे चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर विधि के पीछे पीछे भागता हुआ एक लड़का आता है। उस लड़के का नाम होता है नईम। नईम हांफते हुए विधि को उसका मोबाइल वापस करता है। बातचीत के दौरान नईम विधि को बताता है कि ईशान भैया मेरे लिए एक बड़े भाई और भगवान की तरह थे। उन्होंने ही मुझे हमेशा सही गलत के बारे में बताया, मुझे पढ़ना सिखाया और मुझे स्कूल भी भेजा। नईम की बातों से साबित हो जाता है कि ईशान कोई आतंकवादी नहीं बल्कि समाज का भला करने वाला एक इंसान था। विधि आगे जाकर अमन की दुकान पर पहुंचती है जहां वो अमन से ईशान के बारे में पूछती है तो अमन बहुत ही चिढ़े हुए तरीके से विधि से शिकायत करता है और कहता है कि ईशान की वजह से ही पुलिस वाले मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। वो मुझे थाने में बुलाकर घंटों तक वहीं बिठाकर रखते हैं, जिससे मेरी दुकान और मेरा काम सब बर्बाद हो रहा है। विधि को उसकी बातों से यह पता चल जाता है कि अमन को अपनी पत्नी के भाई के गायब होने का कोई दुख नहीं है, उसे सिर्फ अपनी दुकान की पड़ी है। अपना काम खत्म करके जब विधि रात के अंधेरे में अपनी गाड़ी से घर की तरफ लौट रही होती है तो हम देखते हैं कि मिनिस्टर बर्मन के वही दोनों गुंडे एक गाड़ी में बैठकर विधि का पीछा कर रहे हैं। खतरा अब विधि के सिर पर मंडरा रहा था। अगले दिन सुबह विधि के पास उसके माता पिता का फोन आता है। उसकी माँ बहुत ही इमोशनल होकर कहती है कि वो लोग विधि से मिलने के लिए कोलकाता आना चाहते हैं, लेकिन विधि इस केस में इतनी गहराई तक घुस चुकी थी कि वो अपनी माँ से साफ कह देती है, मॉम मैं अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए मैं अब भी आप लोगों से नहीं मिल सकती। इसके बाद विधि अपनी खबरी से मिलने जाती है।
उस खबरी का नाम था जिया। जिया एक बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी है जिसे अंडरवर्ल्ड और नक्सलियों के बारे में सब पता है। जिया विधि को ईशान के नक्सली लिंक के बारे में बहुत कुछ बताता है और ये भी बताता है कि इस पूरे खेल के पीछे कौन कौन से बड़े लोग शामिल हैं। अब विधि सीधा अंकिता के उस आलीशान घर पहुंचती है। विधि अंकिता के सामने बैठकर उससे सीधे सवाल पूछना शुरू करती देती है, लेकिन अंकिता के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, क्योंकि बर्मन ने उसे पहले ही समझा बुझाकर पट्टी पढ़ा दी थी कि अगर मीडिया आए तो उसे क्या बोलना है। अंकिता एक रटा रटाया झूठ बोलती है। वो विधि से कहती है, देखिए मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए मैं ईशान के साथ इस रिलेशनशिप में ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाई। हमारा रिश्ता कोई ज्यादा सीरियस भी नहीं था। और अंकिता विधि से यह भी कहती है कि अगर अभी आप बाहर जाओ और अचानक गायब हो जाओ तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने आपको किडनैप करवाया है। विधि समझ जाती है कि अंकिता उसे धमकी दे रही है और अंकिता वहां से चली जाती है। उसी दिन रात को विधि अपने बॉयफ्रेंड जीत के साथ घर पर होती है। जीत बहुत ही टेंशन में लग रहा होता है। वो विधि को समझाते हुए कहता है, विधि ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, इस केस में अब बड़े बड़े एमएलए और खुद मिनिस्टर बर्मन भी शामिल हैं, इसलिए मेरी मानो और तुम इस केस से तुरंत दूर हो जाओ, वरना तुम्हें जान का बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है। ये सुनकर विधि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपनी कुर्सी से खड़ी होकर जीत पर भड़कते हुए कहती है कि तुम्हें पता भी है जीत, हर रोज इस देश में कितने लोग गायब होते हैं। सिर्फ इसी कोलकाता शहर में कम से कम 500 से 600 लोग हर रोज गायब हो जाते हैं और मैं सिर्फ डर के मारे इस केस को ऐसे ही छोड़ दूं। इतना बोलकर विधि जीत को उसी वक्त वहां से चले जाने के लिए कह देती है और दोनों के बीच एक बड़ी दरार आ जाती है। अगले सीन में वली विधि के नानू हमेशा की तरह पार्क में सुबह टहल रहे होते हैं। तभी वहां बर्मन के वही दोनों गुंडे आ जाते हैं। वो दोनों गुंडे नानू का रास्ता रोक लेते हैं और उन्हें सीधी धमकी देते हैं कि विधि को इस मामले से दूर रखें, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। लेकिन नानू भी एक पुराने और सुलझे हुए प्रोफेसर थे। वो उनकी इन धमकियों से बिल्कुल नहीं घबराए और बिना कुछ कहे उन्हें इग्नोर करके चुपचाप आगे निकल गए। इधर जिया विधि को फोन करता है और बताता है कि उसे एक ऐसे आदमी के बारे में पता चला है जो कि सीधे भीष्म राणा से बात करवा सकता है। भीष्म राणा कोई आम आदमी नहीं, बल्कि उन खूंखार नक्सलियों का हेड है। विधि तुरंत उस आदमी से मिलने के लिए एक सीक्रेट जगह पर पहुंचती है। वो आदमी विधि को घूरते हुए कहता है कि भीष्म राणा कभी भी तुम जैसे मीडिया वालों से बात नहीं करता। विधि बहुत जोर देकर कहती है कि उसका राणा से बात करना बहुत जरूरी है, लेकिन वो आदमी साफ मना कर देता है और विधि को निराश होकर वहां से लौटना पड़ता है। जब विधि वापस अपने न्यूज स्टूडियो पहुंचती है तो उसको एक अजीब सा लिफाफा मिलता है। उस लिफाफे के अंदर होती है एक एसिड अटैक की धमकी। लेटर में लिखा होता है कि अगर उसने ये स्टोरी अभी नहीं रोकी तो उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया जाएगा। तभी अचानक विधि का फोन बजता है। नमिता ने उसे कॉल किया है। नमिता एक बहुत ही बड़ी और अहम जानकारी विधि को देती है। वो बताती है कि ईशान के गायब होने से कुछ दिन पहले अंकिता और ईशान ने कोर्ट में शादी करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में एक मैरिज एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। ये सुनते ही विधि के कान खड़े हो जाते हैं। वो बिना एक सेकंड बर्बाद किए सीधे रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचती है। वहां वो फाइलों में से उस फॉर्म को निकलवाती है और अपने मोबाइल से उसकी फोटो खींच लेती है। ये फॉर्म इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि अंकिता झूठ बोल रही थी और उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा सीरियस था। सबूत हाथ में आते ही विधि सीधे अंकिता के घर में घुसती है और वो अंकिता की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम दोनों का रिलेशनशिप सीरियस नहीं था, तो फिर ये क्या है? और विधि वो फॉर्म की फोटो अंकिता के चेहरे के सामने कर देती है। अपना झूठ पकड़ा जाता देख अंकिता घबरा जाती है। वो रोते हुए विधि से रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है कि प्लीज इसे बाहर मत लाना। अगर ये बात बर्मन या दुनिया के सामने आई तो मेरे पास सुसाइड करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। विधि कड़क आवाज में अंकिता से पूछती है कि मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ईशान इस वक्त कहाँ है, जिस पर अंकिता कसम खाकर कहती है कि उसे सचमुच नहीं मालूम कि ईशान कहाँ गायब हो गया है। विधि अभी अंकिता के घर से निकली ही थी कि उसे एक खबर मिलती है जिससे उसका दिमाग खराब हो जाता है। पुलिस वालों ने उस मासूम लड़के नईम को बिना किसी वजह के अरेस्ट कर लिया था। ये सुनते ही विधि जल्दी जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और सीधे इंस्पेक्टर के केबिन में घुसकर चिल्लाती है, आप लोगों ने किस चार्ज पर उस मासूम बच्चे को अरेस्ट किया है? जब पुलिस वाले अकड़ने लगते हैं तो विधि तुरंत अपना मोबाइल निकालती है और उनकी वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाती है। एक पत्रकार को वीडियो बनाते देख पुलिस वाले थोड़े घबरा जाते हैं और वो बैकफुट पर आते हैं और विधि नईम को पुलिस स्टेशन से छुड़ाकर बाहर ले आती है। लेकिन जब ये बात विधि के न्यूज स्टूडियो के चीफ एडिटर को पता चलती है तो वो विधि पर बहुत बुरी तरह चिल्लाते हैं और कहते हैं कि एक रिपोर्टर का काम तमाशा करना नहीं है, स्टोरी लिखना है। अगले दिन की सुबह हम देखते हैं कि नानू बिल्कुल सूट बूट पहनकर तैयार हो रहे हैं। वो अकेले घर से निकलते हैं और सीधे पहुंचते हैं मिनिस्टर बर्मन के ऑफिस में। यहाँ हमें एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है। दरअसल सालों पहले जब नानू कॉलेज में प्रोफेसर थे तो ये मिनिस्टर बर्मन उनका ही स्टूडेंट हुआ करता था। नानू उसके सामने जाकर उसे उसके नाम से पुकारते हुए सीधे धमकी देते हैं कि सुन लो बर्मन, अगर मेरी विधि को एक खरोंच भी आई तो मैं खुद अपने हाथों से तुझे जान से मार दूंगा। बर्मन अपने पुराने प्रोफेसर की इस कड़क आवाज को सुनकर अंदर तक हिल जाता है। इधर स्टूडियो में
एक और धमकी भरा लेटर आता है, लेकिन इस बार ये लेटर विधि के हाथ लगने से पहले चीफ एडिटर के हाथ लग जाता है। जब एडिटर वो लेटर पढ़ता है तो वो घबराकर विधि को केबिन में बुलाता है और वो चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें कोई जान से मारने की धमकियां दे रहा है और तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई। विधि बिल्कुल शांत चेहरे के साथ जवाब देती है, सर मेरे पास तो अक्सर ऐसे धमकी भरे लेटर्स आते रहते हैं, मैं इन गुंडों से डरने वाली नहीं हूँ। विधि अब आर पार की लड़ाई के मूड में थी। उसे पता था कि ये सारी धमकियां कहां से आ रही हैं और वो अपना माइक और कैमरा लेकर सीधे मिनिस्टर बर्मन के सामने उसका इंटरव्यू लेने पहुंच जाती है। इंटरव्यू के दौरान विधि बर्मन पर तीखे सवालों की बारिश कर देती है और सबसे बड़ा और चुभता हुआ सवाल जो वो पूछती है वो ये था कि मिस्टर बर्मन, क्या आपकी और अंकिता की शादी होने वाली है? ये सवाल सुनकर बर्मन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कैमरे के सामने कोई जवाब नहीं दे पाता है और वो बस इतना कहता है कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। विधि ने जितने भी सवाल पूछे बर्मन ने सबका उल्टा सीधा जवाब ही दिया। अगले दिन विधि के पिता उससे मिलने कोलकाता आते हैं। उनके चेहरे पर काफी टेंशन थी। वो विधि से कहते हैं कि बेटा, जो काम तुम इस वक्त कर रही हो उसकी वजह से हमारी कंपनी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बड़े लोग हमारी कंपनी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और वो जल्द ही डूबने वाली है। लेकिन एक बाप का दिल देखिए। वो अगले ही पल मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अगर हमारे पास खाने के लिए सिर्फ 2 वक्त का खाना बचे, लेकिन मेरे पास तुम्हारे जैसी बहादुर बेटी हो ना, तो मैं वो कंपनी डुबाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। अपने पिता का ये सपोर्ट देखकर विधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोती हुई अपने पिता से गले लग जाती है। अब विधि अपनी पूरी स्टोरी लिखकर तैयार कर चुकी थी और वो इसे पब्लिश करने के लिए रेडी थी। वो अपने न्यूज एडिटर से कहती है कि मुझे आज 1 दिन की छुट्टी चाहिए। छुट्टी लेकर वो अपने बॉयफ्रेंड जीत से मिलने एक चाय की टपरी पर जाती हैं। दोनों वहां बैठकर चाय पीते हैं और आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था, लेकिन तभी विधि के फोन पर जिया का कॉल आता है। जिया बहुत ही घबराई हुई आवाज में कहता है कि विधि, भीष्म राणा तुमसे बात करना चाहता है। विधि बिना एक पल गंवाए सीधे राणा के उस राइट हैंड के पास पहुंचती है। वो आदमी एक लैपटॉप खोलता है और वीडियो कॉल पर आता है। नक्सलियों का लीडर भीष्म राणा। वीडियो कॉल पर दोनों की बातचीत शुरू होती है और यहाँ राणा एक ऐसा सच उगलता है जो पूरी कहानी को ही पलट कर रख देता है। राणा भारी आवाज में विधि को बताता है, मैंने ईशान को नुक्कड़ नाटक करते हुए देखा था। मुझे उसका जज्बा बहुत ही पसंद आया था, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद बर्मन के गुंडों ने ईशान को किडनैप कर लिया। वो लोग ईशान को एक सुनसान जगह ले गए और उसे जान से मारने ही वाले थे कि तभी ठीक उसी वक्त मेरे आदमियों ने वहां हमला कर दिया और ईशान को उनके चंगुल से जिंदा बचा लिया और मेरे पास लेकर आ गए। ईशान अब जिंदा है और मेरे पास सुरक्षित है। राणा आगे एक और खौफनाक सच बताता है। वो कहता है कि बचाने के बाद हमने ईशान का पूरी तरह ब्रेन वॉश कर दिया है और हम ऐसे हर उस इंसान को अपने संगठन में पनाह देते हैं जिसके खिलाफ ये सरकार और सिस्टम हो जाता है और अब ईशान हमारे ही साथ है। विधि हाथ जोड़कर राणा से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज क्या आप ईशान को उसकी फैमिली के हवाले कर सकते हैं, जिस पर राणा एक कड़वी मुस्कान के साथ कहता है, अगर मैंने उसे उसकी फैमिली के पास भेजा तो या तो उसे पुलिस वाले फेक एनकाउंटर में मार देंगे या फिर बर्मन के गुंडे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब तक बर्मन जैसे लोग सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं तब तक ईशान जैसे लोग हमेशा लॉस्ट ही रहेंगे। ये भयानक सच्चाई सुनकर विधि सुन्न रह जाती है। वो तुरंत कॉल कट करती है और अपने न्यूज एडिटर को फोन लगाती है। वो एडिटर से कहती है कि सर, मेरी वो स्टोरी पब्लिश मत कीजिएगा, मैं एक नई स्टोरी लिखना चाहती हूँ। इधर अंकिता के घर पर एक बहुत ही शॉकिंग चीज होती है। अंकिता के मोबाइल पर एक वीडियो मैसेज आता है। ये वीडियो किसी और का नहीं बल्कि ईशान का होता है। वीडियो में ईशान बिल्कुल नक्सलियों वाले लुक में था। वो अंकिता को चेतावनी देते हुए कहता है, अंकिता, जब तुम लोग कल सुबह अपनी गाड़ी से घर से निकलोगे तो बर्मन और तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा जानलेवा अटैक होने वाला है। ये वीडियो देखते ही अंकिता थोड़ी डर जाती है। वो बिना सोचे भागती हुई सीधे मिनिस्टर बर्मन के पास पहुंचती है और उसे वो वीडियो दिखाती है, लेकिन बर्मन के चेहरे पर डर की एक लकीर तक नहीं दिखती है। वो बहुत ही शांति से अपने आदमियों से कहता है कि आज रात अंकिता और मैं यहीं पर रुकने वाले हैं, तो कल सुबह होते ही तुम सभी लोग हमारी गाड़ी लेकर यहाँ से चले जाना। बर्मन अपनी जान बचाने के लिए एक डमी गाड़ी बाहर भेज देता है और अगले दिन ठीक वैसा ही होता है। जैसे ही वो डमी गाड़ी बाहर निकलती है तो नक्सलियों का एक बहुत ही बड़ा और खौफनाक अटैक होता है। गाड़ी के चीथड़े उड़ जाते हैं। चूंकि नक्सलियों को लगा था कि गाड़ी में बर्मन और अंकिता हैं, इसलिए उन्होंने हमला कर दिया था। तुरंत ही ये न्यूज पूरे देश में वायरल हो जाती है। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है कि मिनिस्टर बर्मन पर हुए जानलेवा हमले में नक्सली ईशान भी शामिल हैं। हमले के तुरंत बाद ही बर्मन मीडिया के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो कैमरे के सामने बहुत ही चालाकी से विक्टिम होने का नाटक करने लगता है और वो बयान देता है कि मुझे मालूम चला है कि ये अटैक राणा के लोगों ने करवाया है और इसके पीछे उस ईशान का भी हाथ है। जब अंकिता टीवी पर बर्मन की ये सारी बातें सुनती है और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि बर्मन को इस हमले के बारे में पहले से ही मालूम पड़ चुका था, इसलिए उसने अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए इस हमले का इस्तेमाल किया है। गुस्से और पश्चाताप की आग में जलते हुए
अंकिता वो ईशान वाला वीडियो सीधे विधि के मोबाइल पर सेंड कर देती है। जैसे ही विधि वो वीडियो देखती है तो उसे बर्मन का पूरा खेल समझ आ जाता है। वो तुरंत वो वीडियो अपने न्यूज एडिटर को दिखाती है और अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर एक बिल्कुल नई और आग लगा देने वाली स्टोरी लिखना शुरू कर देती है। स्टोरी पब्लिश होने के कुछ दिनों बाद ही नमिता के घर पर डाकिया एक चिट्ठी देकर जाता है। वो चिट्ठी ईशान ने भेजी थी। ईशान ने अपनी लिखाई में लिखा था कि मैं राणा के चंगुल से भाग निकला हूँ। ना तो मैं अब बदले की भावना का शिकार हूँ और ना ही किसी प्रोपेगेंडा का, और ना ही मेरे अंदर अब अंकिता के लिए कोई गुस्सा या नफरत बची है, क्योंकि मैं ये सच्चाई समझ गया हूँ कि हर एक पॉलिटिशियन और हर एक नेता सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के फायदे के लिए काम करता है। उन्हें बाय हम जैसे आम आदमी की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। चिट्ठी के आखिर में ईशान ने एक वादा किया था कि एक दिन मैं अपने घर जरूर लौट कर आऊंगा। फिल्म के आखिरी सीन में विधि ईशान के परिवार से मिलने उनके घर आती है। वो उनके चेहरे पर हाथ रखकर उन्हें दिलासा देती है और कहती है कि ईशान को इंसाफ मिल गया है और वो एक दिन जरूर लौट कर आएगा। इसी इमोशनल सीन के साथ फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी लॉस्ट फिल्म की कहानी। लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद जो सच्चाई सामने आती है वो हॉरर फिल्म से भी ज्यादा डरावनी है। हमारे देश भारत में जहां 130 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं, वहां हर रोज करीब 174 बच्चे लापता हो जाते हैं। यानी हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब। सोचिए वो कहां जाते हैं, क्यों गायब होते हैं, और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर मामलों में उनका कभी पता क्यों नहीं चलता है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सपनों के शहर मुंबई में हर दिन 30 से 40 बच्चे लापता हो जाते हैं, और अगर बात करें कोलकाता की तो वहां भी हर महीने सैकड़ों लोग गायब हो जाते हैं। कई बार एक मिसिंग केस सिर्फ एक फाइल बनकर रह जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये डीप और इन्वेस्टिगेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप ऐसी ही सच्ची और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल रे रियलिटी हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।